Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel. Your physics mentor is कामरान अख्तर चौधरी. आज हम लोग जिस आर्टिकल के बारे में बात करेंगे वो है मोमेंटम. मोमेंटम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे. उसके बाद मोमेंटम को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट एग्जाम्पल देंगे और उसके बाद हम लोग मोमेंटम का रिलेशन जो है वो फोर्स के साथ करेंगे और लास्ट वन जो है वो हम लोग मोमेंटम का फोर्स के साथ रिलेशन विद टाइम यानी कि हम लोग इम्पल्स एक नई क्वांटिटी जो है वो मोमेंटम से निकालेंगे. सबसे पहले हम लोग मोमेंटम की डेफिनेशन करते हैं. मोमेंटम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि मोमेंटम जो है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन देती है कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर रहा हो, इन मोशन हो, तो उस बॉडी की क्वालिटी ऑफ मोशन और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है, जो फिजिकल क्वांटिटी करके हम लोगों को देती है, उसका नाम मोमेंटम है. यानी क्या हुआ कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोगों को ये बताएगी कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर रहा हो तो उसकी मोशन के दौरान उसकी क्वालिटी ऑफ मोशन और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों को करके बताती है उसका नाम मोमेंटम है. और मोमेंटम को हम लोग एक ग्रीक लेटर P से जो है वो डिनोट करते हैं. अब हम लोग ये देखते हैं कि मोमेंटम जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये हम लोग एक्सप्लेनेशन में कर लेते हैं. मोमेंटम की एक्सप्लेनेशन करते हैं कि लेट हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस जो है वो m के बराबर है और ये वो बॉडी हम लोग दिखा देते हैं जिसका मैस जो है वो m के बराबर है और ये v वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है. इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को ये अच्छे तरीके से पता है कि अगर एक बॉडी जो है वो मूव कर रहा हो तो उस बॉडी के अंदर ये क्वालिटी होती है कि अगर कोई भी अनदर बॉडी उसको रोकना चाहे तो ये बॉडी जो है उस पर फोर्स लगाती है. अब अगर ये जितने ज्यादा फोर्स के साथ मूव कर रही होगी उतनी ज्यादा फोर्स जो है इसको रोकने में लग जाएगी. इसी तरीके से कोई भी बॉडी जो है वो जितनी तेजी के साथ मूव कर रही हो उतना ज्यादा उसके अंदर मोमेंटम होता है. अब लेट्स सी, हम लोग देखते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चलाया गया कि मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस ऑफ बॉडी के. इसका मतलब ये हुआ कि जिस बॉडी का मैस ज्यादा है उसका मोमेंटम भी हमारे पास ज्यादा होगा. इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक बाइसाइकिल चलता हुआ जा रहा है और एक ट्रेन चलती हुई जा रही है. अगर हम लोग दोनों में से किसी एक को रोकना चाहें तो हमें ट्रेन को रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगी एज कंपेयर टू द साइकिल. इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन का मैस ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा. इसी तरीके से मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी पर. इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं. इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि दो बुलेट हैं, उनका मैस सेम है. अगर मैस सेम है और एक जो है वो स्पीड 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है और एक 300 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो जो 300 मीटर पर सेकंड से जा रही होगी वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगी किसी दूसरी बॉडी पर. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 300 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी से बुलेट जा रही है उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी हमारे पास ज्यादा हो. अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को जो है वो कंबाइन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कंबाइनिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv हमारे पास आ जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा और ये साथ में लिखा हुआ आ जाएगा mv। अब ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो मोमेंटम का एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगा mv। अब ये जो है ये वेलोसिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम जो है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट में हम लोग वेलोसिटी को यूज करते हैं। अब ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इससे हम लोग मोमेंटम की मैथमेटिकल डेफिनेशन भी कर सकते हैं। क्या भला, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। अगर हम लोग किसी भी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी के साथ मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नई फिजिकल क्वांटिटी आती है वो हमारे पास मोमेंटम है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस मोमेंटम को फार्मूले को दोबारा लिखते हैं, P इज इक्वल टू mv। इसका अगर यूनिट बनाना चाहें तो मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम है और वेलोसिटी का यूनिट जो है मीटर इंटू सेकेंड के बराबर है। इसी तरीके से ये वाला जो यूनिट है ये न्यूटन इंटू सेकेंड इनवर्स के भी बराबर होता है। अगर हम लोग मोमेंटम का यूनिट निकालें तो वो न्यूटन इंटू सेकेंड के बराबर होता है। तो ये हमारे पास मोमेंटम के जो है वो यूनिट्स भी निकल आए। अब हम लोगों ने क्या करना है, मोमेंटम का रिलेशन जो है वो न्यूटन सेकेंड लॉ से करना है, यानी कि मोमेंटम से हम लोगों ने न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो ड्राइव करना है। तो ये देखें, न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की शक्ल में न्यूटन का हम लोगों ने सेकेंड लॉ जो है वो ड्राइव करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट हमारे पास एक बॉडी है, लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m। एक हमारे पास बॉडी है जिसका मास m है और ये वो बॉडी है जिसका मास m है और ये vi वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रहा है। vi is the initial velocity of the body and it is moving with velocity vi। अगर हम लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम t के बाद, अगर कुछ टाइम t के बाद इसको फोर्स लगाते हैं तो ये मूव करते 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 यहां पर आ जाता है और इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो vf हो जाती है। तो अगर हम लोग यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगा vf माइनस vi ओवर डेल्टा टी आ जाएगा। अगर हम लोग इसको पॉइंट ए फर्ज कर रहे हैं और इसको पॉइंट बी फर्ज कर रहे हैं तो बॉडी को पॉइंट ए से बी तक जाते हुए जितना टाइम लग रहा है वो डेल्टा टी है और ए से बी तक जाते हुए जो उसके वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है वो vi से vf है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगी। अब अगर हम लोग नेक्स्ट जो है वो न्यूटन लॉ इस्तेमाल करें, न्यूटन का सेकंड लॉ, तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है, F इज इक्वल टू ma। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। यहां से अगर a की वैल्यू को हम लोग निकाल लें तो m f उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू f ओवर m। अगर ये वाले a को मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूं और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं, तो इक्वेशन 3 और 4 में हम लोगों ने a की वैल्यू को निकाला हुआ है। अगर हम लोग क्या करें, यहां पर कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, अगर 3 और 4 को हम लोग कंपेयर कर लें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, f ओवर m इज इक्वल टू, अब इस a की वैल्यू को यहां अगर हम लोग कंपेयर करते हैं या पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा vf माइनस vi ओवर डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। अब अगर हम लोग m को इस साइड पर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी, f इज इक्वल टू m vf
माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी हमारे पास आ गया। अब अगर यहां पर इस इक्वेशन में देखें तो ये जो m इंटू वी आई है ये इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है, ये इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है। इसी तरीके से एम वी एफ जो है इस बॉडी का ये फाइनल मोमेंटम है, ये फाइनल मोमेंटम है। तो ये हमारे पास डेल्टा पी जो है वो आ जाएगा पी एफ माइनस पी आई। इसको हम लोग इनिशियल मोमेंटम को पी आई कह देते हैं और फाइनल मोमेंटम को पी एफ कह देते हैं। तो हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम है डेल्टा पी वो आ जाएगा पी एफ माइनस पी आई हमारे पास आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम लोग इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास जो एफ है एफ वो आ जाएगा डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के बराबर हमारे पास आ जाएगा। एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी आ जाएगा। यहां से ये पता चल रहा है क्या भला, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये इक्वेशन ये बता रही है कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो फोर्स को अप्लाई करने की वजह से आ रहा है। ये डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी को रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कहते हैं और एफ जो है वो अप्लाइड फोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी में जो मोमेंटम के अंदर तब्दीली आ रही है वो फोर्स लगाने की वजह से आ रही है। ये बॉडी वी आई वेलोसिटी से जा रहा था लेकिन हम लोगों ने फोर्स लगाई तो इसके अंदर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर चेंज लाने वाली जो एजेंसी है वो फोर्स है। अब ये जो हम लोग वर्डिंग में बात कर रहे हैं उसको मैथमेटिकली लिखना हो तो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। लेकिन अगर आप लोगों ने इंग्लिश में वर्डिंग बनानी हो तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स आ जाएगी हमारे। अब यहां पर अगर हम लोग डेल्टा पी की वैल्यू को निकालना चाहें तो ये डेल्टा टी इधर आकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा एफ ज़रब डेल्टा टी। तो ये चेंज इन मोमेंटम की हम लोगों के पास एक नई डेफिनेशन बन गई और यहां से वो मैंने यूनिट लिखे थे, इसका यूनिट न्यूटन और इसका यूनिट सेकंड था। ये वाले हम लोगों ने यूनिट जो है वो यहां से बनाए थे। तो ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है एफ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी के बराबर आ जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपल्स। इंपल्स जो है वो हमारे पास क्या है इंपल्स, इसकी भी डेफिनेशन देखते हैं कि किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लगे और फोर्स की वजह से उसके मोमेंटम में चेंज आ जाए, अगर किसी भी बॉडी पर फोर्स लगे और फोर्स की वजह से उस बॉडी के मोमेंटम के अंदर चेंज आ जाए, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि जो फोर्स है वो हमारे पास शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगे। यानी कि अगर किसी भी बॉडी पर फोर्स लगे शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम में तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग इंपल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर कोई बॉडी है और उस पर हम लोग फोर्स लगाना चाहते हैं। अगर हम लोग फोर्स लगाएं शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी मैंने ये पंच किया शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये जो चेंज आ रहा है बॉडी के मोशन के अंदर है इसको हम लोग इंपल्स कहते हैं। इंग्लिश में पुश भी कह सकते हैं हम लोग। क्या इसकी डेफिनेशन बन गई अगर किसी भी बॉडी पर फोर्स लगे और फोर्स की वजह से उसके मोमेंटम के अंदर चेंज आ जाए लेकिन फोर्स शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम में लगे तो इसको हम लोग इंपल्स कहते हैं। तो ये हमारे पास इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगी, हम लोगों ने अभी इस इक्वेशन में पढ़ा है कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ ज़रब डेल्टा टी आ जाएगा, एफ आ जाएगा, एफ डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। यहां से उठाया डेल्टा टी उधर जाकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ ज़रब डेल्टा टी। अब ये जो क्वांटिटी है इसको इंपल्स कहते हैं और हम लोग आई से डिनोट करते हैं। एफ ज़रब डेल्टा टी जो है वो इंपल्स है। तो यहां पर इंपल्स जो है वो हमारे पास है चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ रही है आई, ठीक है। और आई को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बन जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई, ये हमारे पास इंपल्स का फार्मूला आ जाएगा।
अब अगर आप लोगों ने मोमेंटम और फोर्स के दरमियान में ये वाला रिलेशन जो है F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी देखना हो, तो ये बेसिकली अगर आप लोग चेक करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारे पास है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के बराबर है। इसको हम लोग एम ए भी कह सकते हैं। यानी कि किसी भी बॉडी में जो मोमेंटम के अंदर चेंज आ रहा है वो अप्लाइड फोर्स है। ये मैंने पहले बताया, ये न्यूटन की मोर जनरलाइज्ड फॉर्म है। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हम लोगों ने ये देखा था, न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है विद द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही सारी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी पर अप्लाई हो रही है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप लोगों को न्यूटन की मोर जनरलाइज फॉर्म बता रहा है। मोर जनरलाइज फॉर्म कैसे बता रहा है कि न्यूटन ने जो हमें सेकंड लॉ में बताया था वो यहां प्रूव हो रहा है। कैसे कि अगर कोई भी बॉडी जिसका मास m है वो इनिशियल वेलोसिटी v से मूव कर रही है, लेकिन अगर उस पर फोर्स लगाएं तो उसके मोमेंटम में तब्दीली आ रही है। यही तो हम लोगों ने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था कि अगर फोर्स लगाएं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये मोमेंटम का जो न्यूटन का सेकंड लॉ जो है ये यहाँ पर मोर जनरलाइज फॉर्म है हमारे पास। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब इधर हम लोग इंपल्स की तरफ चलते हैं। इंपल्स को मैं दोबारा बताता हूं कि किसी भी बॉडी में जो मोमेंटम के अंदर चेंज आ रहा है फोर्स लगाने की वजह से, उसको इंपल्स नहीं, एक साथ में कंडीशन है। किसी भी बॉडी पर हम लोग फोर्स लगाएं और उसके मोमेंटम में चेंज आ जाए, लेकिन शॉर्टर इंटरवल ऑफ द टाइम इज कॉल्ड इंपल्स है एंड इट इज डिनोटेड बाय आई, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग यहां से ये वाली इक्वेशन उठाएंगे, F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ये वाली इक्वेशन उठाएंगे तो यहां पर आप देखें डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ के बराबर है। अगर डेल्टा टी उधर जाकर मल्टीप्लाइड हो जाता है तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ ज़रब डेल्टा टी। एफ ज़रब डेल्टा टी इज अ इंपल्स, तो इसको हम लोग आई से चेंज कर देंगे तो डेल्टा पी इज इक्वल टू आई। ये इक्वेशन ये बता रही है कि आई इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई के बराबर होती है। अब अगर दो बॉडी कोलिजन कर रहे हो, एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगा रहा हो, तो फोर्स लगाने की वजह से दूसरे बॉडी को नुकसान होता है। इस नुकसान को अगर हम लोग कम करना चाहते हैं तो हम दो बॉडी के कोलिजन के दरमियान में टाइम की वैल्यू को अगर बढ़ा दें, यानी टाइम हम लोग बढ़ा दें, तो हमारे पास इंपल्स जो है वो कम होगी, पुश कम होगी। इंपल्स के इस फार्मूले से हमें ये पता चलता है कि अगर दो बॉडी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हो और उनके इंटरेक्शन का टाइम जो है वो अगर हम लोग बढ़ा दें तो इंपल्स कम हो जाएगी, यानी पुश जो है वो कम हो जाएगी। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो हेलमेट यूज करते हैं, हेलमेट हम लोग अपने सर को बचाने के लिए करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी बॉडी जमीन पर गिर जाए, अल्लाह ना करे जमीन पर गिर जाए, तो एक रोड को हम लोग बॉडी तस्वर करेंगे, एक हेड को करेंगे। अब जमीन और हेड के दरमियान में जो इंटरेक्शन होगा उसके टाइम को हम लोग बढ़ाने के लिए हेलमेट को यूज करते हैं, ताकि पुश कम हो, ताकि इंपल्स कम हो, ताकि नुकसान कम हो। इसी तरीके से हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के खेलते हुए हॉट बॉल की जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें हम लोगों ने ग्लव्स यूज किए होते हैं। अगर आप लोग चेक कर लें, आपका अपना एक्सपीरियंस आप लोग चेक कर लें कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं ग्लव्स को बगैर यूज किए हुए, जब आप खेलेंगे तो आपके हाथों को दर्द होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉल ने क्रिकेट बैट के साथ इंटरैक्ट किया तो उसने एक फोर्स जनरेट की जो आपके हाथ को नुकसान पहुंचाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्लव्स यूज करते हैं। अब ग्लव्स यूज करने का फायदा क्या है कि जब क्रिकेट बॉल जो है वो बल्ले के साथ इंटरैक्ट करेगी और फोर्स ट्रांसफर करेगी आपके हाथों को, तो फोर्स ट्रांसफर करते हुए आपके हाथों तक जो टाइम है वो हम लोग ग्लव्स की वजह से इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से इंपल्स कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंटरेक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों को तकलीफ जो है वो कम होती है। ये टेक्निकली तरीका होता है कि हम लोग ग्लव्स क्यों इस्तेमाल करते हैं और हेलमेट क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि फोर्स ऑफ जो दो इंटरैक्टिंग बॉडी हैं उनके दरमियान में हम लोग टाइम को बढ़ा देते हैं, तो इंपल्स ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाती है। होप सो आप लोगों को ये आर्टिकल पसंद आया होगा और इसकी वजाहत भी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये आर्टिकल पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्लिक द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी मजीद आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। हाँ, अगर आप लोग इस आर्टिकल के बारे में रिटर्न लेना चाहते हैं, रिटर्न नोट्स लेना चाहते हैं, तो मैंने इस आर्टिकल के रिटर्न नोट्स जो हैं वो bloggerspot.com की वेबसाइट पर डाल दिए हैं और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। किसी भी स्टूडेंट को चाहिए वहां से लिंक को क्लिक करे और वो आप लोग नोट्स इसके बारे में ले सकते हैं।